शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर वो दर्द देता है तो उसका मदावा भी करता है। अगर ये शिफा तबीबों, डॉक्टरों और हकीमों के हाथ में होती तो गरीब एड़ियां रगड़ रगड़ कर रह जाते, लेकिन उसके बावजूद भी तबीबों, डॉक्टरों और हकीमों की अहमियत अपनी जगह है, क्योंकि दुआ के साथ साथ दवा की भी अपनी एक सहर अंगेजी है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये दवाई है जो सही मिकदार में ली जाए तो सेहतियाबी की जामिन बन जाती है और अगर जालसाजी का शिकार हो जाए तो जहर मुलिक बन जाती है। मैं हूँ सबा शेख और आज बात करेंगे हम इसी मौजू पे। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की हलाकतों का सिलसिला जारी है। आज सर्वसिस अस्पताल में जेर इलाज जुल्फकार, जबकि PIC में मोहम्मद तुफैल टवाना और इसरार जान की बाजी हार गए। 70 से ज्यादा हलाकतें होने के बावजूद मरीजों को नई अद्वियात और टेस्ट की सहूलत हासिल करने में दुश्वारी का सामना है। मरीजों का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से कहा तो ये गया था कि उन्हें फोन करके मुतबादिल अद्वियात दी जा रही है, लेकिन जमीनी हकायक कुछ और ही है। यहाँ तो अस्पताल आने वालों को कहा जा रहा है कि वो बाजार से अद्वियात हासिल करें। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ जिन्होंने दवाई नहीं मिल रही ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ इलाज करन। मैं आया था हफ्ते को तो यहाँ के पता चला कि वो दवाइयाँ जो हैं वो ठीक नहीं है, तो वो तो सब उन्होंने वापस ले ली और उसके बाद उन्होंने मतलब कि ये दवाई लिख के दी है नहीं कि ये बाजार से खरीदें। जब तक इसके अभी ये ब्लड का चेक हुआ है, आज तीसरा दिन मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, तो अभी पहले 1 बजे का बोला था, अभी 3 बजे का कह रहे हैं, आप फिर दोबारा कहते हैं 5 बजे रिपोर्ट मिलेगी। सुबह 9 बजे का यहाँ पे आया हूँ, मुझे मेडिसिन के लिए दिखे खाए हैं पहले, उसके बाद जब मेडिसिन मिली है तो बजाय 5 मेडिसिन थी जिनमें से 1 मिली है, बकाया कहते हैं बाद में मिलेगी। 1 हफ्ते का टाइम, 1 हफ्ते की मेडिसिन दी, जबकि 1 महीने की मेडिसिन देते थे ये लोग। अब 1 हफ्ते की मेडिसिन। आईको का मैंने टेस्ट करवाना था, वो कह रहे हैं कि दिसंबर को होगा, अगर 1000 रुपए देंगे तो आज ही अभी हो जाएगा। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है वजीर आला पंजाब से, अगर उन्होंने कोई रियायत दी है तो इन डॉक्टरों को भी पूछें आकर। जिन अद्वियात से मरीजों को रिएक्शन हुआ है उनमें कार्डियोवेस्ट्राइन, आइसोटैब 20 मिलीग्राम, कैनकोड 5 मिलीग्राम, ज़ैफोनिल 50 मिलीग्राम और सोलोप्रिन शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से इन अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों को सील किया गया है, जबकि फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि अगर हमारे खिलाफ पेश किए जाने वाले सबूत ठीक न हुए तो वो महकमा सेहत के खिलाफ अदालत में जाएंगे। जो पेशेंट्स का जो मेडिसिन पे फेथ था वो खत्म हो जाएगा और नेशनल जो फार्मा है इससे खत्म हो जाएगी और इससे जो है हमारी जो फार्मा कंपनीज की जो एक्सपोर्ट थी $1 अरब के करीब वो खत्म हो जाएगी और हम जो 50 ममालिक में जो हमारा पाकिस्तान की फार्मा कंपनीज का फेथ था वो खत्म हो जाएगा। जो भी इदारे हमारी फार्मा इंडस्ट्री की साख को तबाह कर रहे हैं हम उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। हुकूमत की जानिब से किसी भी डॉक्टर को इस मामले पर बोलने से मना कर दिया गया है, जबकि हुकूमती तर्जुमान मुतादिद बार राब्ते के बावजूद दस्तयाब न हो सके। डेंगू वायरस के सदेबाब में नाकामी और गलत अद्वियात के रिएक्शन के बाद होने वाली हलाकतों ने खिदमत के दावेदारों का पोल खोल दिया। खादमे आला पंजाब को ज़बानी जमा खर्च की बजाय गफलत के मुर्तकिब अहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। कैमरामैन सोहेल दानिश के साथ आतिफ परवेज, वक्त न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, जब असली के साथ नकली और जाली दवाइयाँ भी दी जा रही हों, आम आवाम को तो इसका फर्क तक भी मालूम नहीं। ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर्स तक कैसे पहुँचती हैं और कौन है इसके पीछे जो आवाम तक ये जहर पहुँचा रहा है। असली और नकली दवाइयों की जजमेंट जो है वो आम आवाम शायद ना कर पाए। मरीज बेसिकली ये जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है कि जो मर्ज की तशखीस के बाद दवाइयाँ पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। जो दवाइयाँ लिखने वाला डॉक्टर है, जब तक वो इस ड्रग पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा या चीज़ों की असेसमेंट नहीं करेगा, शायद कि हम क्लैरिफाई ना कर पाएं कि ये चीज़ें असली कौन सी है और नकली कौन सी है। तो मैं बेसिकली बीइंग अ डॉक्टर, मैं ये समझता हूँ कि जब तक डॉक्टर खुद असेस नहीं करता किसी चीज़ को कि क्या ये दवा असली है या नकली है, उस वक्त तक आम आवाम को शायद इस बारे में पता ना चल पाए। दूसरी बात रही बात जिम्मेदारी की कि ये जिम्मेदारी किसकी है, तो ये जिम्मेदारी उन डिपार्टमेंट्स की है, उन चीज़ों की है कि जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ में हैं या जो इन चीज़ों को असेस करते हैं या जो इन चीज़ों में से इनको सर्टिफाई करके मार्केट में लॉन्च होने की इजाज़त देते हैं। मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। कहाँ जा तनत दुकानें हैं हमारे पास
आपको वहीं से दिखाना चाहिए, मतलब प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर डॉक्टर से मेडिसिन लीजिए। और जहां तक आपका ये सवाल है कि असली के साथ नकली दवाइयाँ, तो ये बहुत कॉमन है। आई थिंक जहां भी हम डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमारे पास अगर डेली बेसिस पे 10 मेडिकल रैप्स अच्छी कंपनियों से आ रहे होते हैं, तो बीच में 5 ऐसे भी होंगे जिनकी कंपनी कोई रिकमेंडेड नहीं होगी और वो लोग भी अपनी दवाइयाँ ला रहे होंगे, वो लोग फ्रीलांस पे काम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक उनको डॉक्टर लेवल पे तो उनको डिस्करेज करना चाहिए कि डॉक्टर्स ऐसे लोगों को प्रॉपरली विजिट ही नहीं करें जो थोड़े बहुत कमीशन के लिए या जस्ट फॉर सेक ऑफ वो पेशेंट की हेल्थ से खेल रहे हैं। और यहाँ मेरा एक चीज़ और होगी कि मैं मेडिकल स्टोरों वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर एक डॉक्टर ने पर्ची पर एक प्रॉपर कंपनी की दवा लिख के भेजी है, तो वो मजीद डॉक्टर ना बने। वो क्या करते हैं कि वहां पे पेशेंट को मिसगाइड कर देते हैं कि अगर आप जो डॉक्टर साहब ने दवा लिखी, अगर मैं आपको इसी दूसरी कंपनी की लेकिन इससे 4 गुना सस्ती दवाई दे दूं तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ये बात रही है कि अगर मैंने एक मरीज को जैसे पेशाब के इन्फेक्शन के लिए एक दवा दी है, तो 3 दिन बाद मेरा मरीज आके भी कहता है कि आपने मुझे दवाई ठीक नहीं दी, मैं ठीक नहीं हुआ। वहां मेरे लिए परेशानी का सवाल ये था कि मैं तो इसको बहुत अच्छी कंपनी की दवा दी है, तो ऐसा क्या वजह है कि ये ठीक नहीं हुआ। तो जब मैं फर्दर मैंने पेशेंट से पूछा तो मालूम हुआ कि पेशेंट ने मुझे तब ये बताया कि जो मैंने उसको दवा लिख के दी थी, उसने वो दवा नहीं ली थी, उसी ब्रांड की कोई और दवा मेडिकल स्टोर वाले ने बदल के उसको दे दी थी। तो वहां वही बात है, लेकिन ये इतना बड़े लेवल पर हो रहा है। कुछ हमारी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे लोगों को पता है कि ऐसी फेक मेडिसिन मिल रही होती हैं। आई थिंक उसको गवर्नमेंट लेवल पे, इवन के हर छोटे बड़े लेवल पे उसको डिस्करेज करना चाहिए। महकमा सेहत के अफसरान की जिम्मेदारी होती है कि अस्पतालों से लेकर मेडिकल स्टोरों में अद्वियात की जांच और उनको कंट्रोल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों में मेडिसिन गायब और मेडिकल स्टोरों पर जाली अद्वियात सरेआम दस्तयाब हो रही हैं। की अवेलेबिलिटी कम होने के 2 वजूहात हैं। मेरी नजर में इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक वजह यह है कि पेशेंट्स का रिटर्न बहुत ज्यादा है। पेशेंट का टर्नओवर, एक पेशेंट में अगर आपकी सस्पिशन है कि एक वार्ड में 100 पेशेंट हैं, तो वहां पे आपको 200 पेशेंट्स मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि हॉस्पिटल से सारी दवाइयां चोरी हो जाती हैं, मेरा ख्याल है कि ये सही नहीं होगा। चोरी जरूर होती होंगी, अवेलेबिलिटी कम होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ पेशेंट्स का टर्नओवर ज्यादा है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल से दवाइयां कम हो जाती हैं। और हॉस्पिटल की कोई भी दवाई अगर स्टैम्प्ड दवाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटीज से परचेज की हुई और उसकी प्रॉपर्टी अगर किसी मेडिकल स्टोर पे मिलती है, तो मुतल्लका महकमा इसका जिम्मेदार है। बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। हमें इस चीज पे सोचना होगा कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसको जिस लेवल तक भी पकड़ा जा सकता है पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ आई थिंक एक जिम्मेदार शहरी डॉक्टर होने के साथ साथ एक जिम्मेदार शहरी होने का भी हमें वो देना होगा। फिर भी आई थिंक अगर मैं प्राइवेट डॉक्टर्स की बात करूं, वो बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। बाकी जहां तक गवर्नमेंट सेटअप के आप बात कर रहे हैं, तो अगेन ये जिम्मेदारी सिर्फ एक उस पे तबके पे नहीं आएगी। आप ये इसमें पूरा एक नेटवर्क शामिल होता है ना। आई थिंक उस पूरे नेटवर्क को ही पकड़ा जाए तो बेहतर है। अगर ये वायरस है तो इस बात की क्या वजह है कि वो सिर्फ वायरस सिर्फ दिल के मरीजों को, और वो भी उन दिल के मरीजों को जो PIC से दवाइयां ले रहे हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं? क्या डेंगू सारे लाहौर में नहीं था? और अगर ये सारे लाहौर में था और वो म्यूटेट कर रहा था, तो वो सिर्फ उन लोगों के अंदर क्यों म्यूटेट कर रहा था जो जिनको हार्ट अटैक हुआ था और जो PIC से दवाइयां ले रहे थे? खारादर, मीठादर और बोल्टन मार्केट में जिनसी अद्वियात खुलेआम दस्तयाब हैं। इन्हीं मार्केट में गैर मुमालिक की अद्वियात भी दस्तयाब हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक हैं, जो नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पर लेकर जा रही हैं, और जबकि इन अद्वियात पर पाबंदी आयद है। या जहाँ पे होती है ऑथेंटिक दवाइयाँ लिखी जाती हैं, लोगों को ये बीमारी है, ये मसाइल हैं लोगों के साथ, लेकिन जहाँ जायज जरूरियात होती है वहाँ पे डॉक्टर्स ये दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक सर्टिफाइड हुकूमत पाकिस्तान से तस्दीक शुदा दवाइयां होती हैं कि जो दवाइयां दी जाती हैं। इस तरह खुलेआम इन दवाइयों का इस्तेमाल या इन दवाइयों की बगैर प्रेस्क्रिप्शन पे सेल, ये मेरे नजर में सरासर जुर्म है।
जो भी मेडिसिन का एड चलता है टीवी मीडिया पे हमारे या कहीं पे भी, या कोई भी दवाई जब बिकती है तो उसके ऊपर लिखा जाता है कि दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अलामात बरकरार रहें तो अपने डॉक्टर से राब्ता करें। बगैर डॉक्टर के मशवरे के आप कोई दवा इस्तेमाल ना करें। देखें, किसी किस्म की भी दवाई है, चाहे आपने जिस दवा का जिक्र किया, मैं वो दवा हो या कोई भी, इवन सिंपल पैरासीटामोल, डॉक्टर की एडवाइस के बाद आप एडवाइस के बगैर खाएंगे या उन साइन और सिम्टम्स के खिलाफ खाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगी। हाँ तक हो सकता है कोई भी दवा डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल, इसमें इवन नौजवान नस्ल ही नहीं हम कहेंगे, इनफैक्ट बहुत सारे मर्द और ख़वातीन, मेरा ख्याल है कि यहाँ लिटरेसी रेट की भी बात है कि अगर आपको प्रॉपर नहीं पता है, हालांकि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो इवन हर मसले का हल है। अगर आपके साथ मेडिकल ग्राउंड पे कोई मसला है तो उसके लिए भी आपको दवाइयां रेकमेंड की जा सकती हैं, लेकिन वही बात कि कितनी खानी है, कितनी देर तक खानी है। जहां तक आपका सवाल ये है कि ये जिनसी अद्वियात इस तरह खुलेआम मिल रही हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये एक बहुत बड़ा वैसे भी ये इस्तेमाल करने वाले जो लोग इस तरह कच्ची जगहों से जाके खरीद रहे हैं, आई थिंक वो ठीक पर्पसेस के लिए तो ले भी नहीं रहे होंगे। तो वही बात है कि ये कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। घटिया मयार की नकली अद्वियात बेचना इंतहाई आसान और नफाबख्श काम है। इन अद्वियात की तैयारी और इसकी फरोख्त अमीर और गरीब दोनों ही ममालिक के लिए एक बढ़ता हुआ मसला है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक फरोख्त के लिए पेश की जाने वाली इन अद्वियात में स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स और कैंसर की रोकथाम की अद्वियात शामिल हैं। नकली दवाइयां हैं, ये एक इंसानियत के साथ मजाक नहीं, बल्कि एक आप ऐसा समझें कि एक बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे पास इस तरह के कोई लफ्ज नहीं है कि मैं इसकी मुखालफत करूं। ये एक जुल्म है बहुत बड़ा कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर टीबी के मरीज को कोई दवाई दी जा रही है और अगर वो दवा जाली है और पेशेंट मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस या प्राइमरी या सेकेंडरी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, तो आपको पता है कि उस पेशेंट की लाइफ कंप्रोमाइज्ड है। क्या उस पर नेक्स्ट जो दवाइयां इस्तेमाल की जाएंगी, आइदर के वो अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, आइदर वो पेशेंट अपने इन अखराजात को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। और चूंकि टीबी फैलने वाली दवा है, फैलने वाली बीमारी है, तो सेकंड पेशेंट को, उस पेशेंट से खुदा न खास्ता अगर ट्यूबरक्लोसिस लगती है तो वो पेशेंट सेकेंडरी रेजिस्टेंस में होगा। तो ये एक इंसानियत के साथ बहुत बड़ा मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है। मेरी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि इस तरह की जितनी भी अद्वियात अनरजिस्टर्ड, अनसर्टिफाइड जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ये खुदारा इनकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ जरूर फौरी तौर पे होना चाहिए कि जितना हिस्सा इसमें बेचने वालों का, जितना हिस्सा इसमें कमाने वालों का है, उतना ही हिस्सा इसमें डॉक्टर हजरात का भी है। मैं अपनी डॉक्टर बरादरी से ये भी अपील करूंगा कि जब तक किसी कंपनी की या जब तक किसी दवा की ऑथेंटिसिटी प्रूवन ना हो, खुदारा उसको प्रेस्क्राइब ना करें। जाली दवाइयों की अगर आप बात करेंगे तो इवन एक आम बुखार उतारने की दवा भी असली और नकली है, लेकिन मसला ये है कि एक आम आदमी ये चीज किस तरह समझेगा कि ये दवा असली है या ये दवा नकली है। और थोड़े से मुनाफे के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल कंपनीज कर रही हो, चाहे वो जनरल स्टोर्स करने वाले हो, अगेन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये मुनाफा बख्श चूंकि कारोबार है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह का मुनाफा लोग किस तरह देखते हैं कि जाली दवाइयां बना के वो इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता। मैं खुद जब अपने एक मरीज को देख रही होती हूँ, मेरे नजदीक हमेशा मेरी अपनी सेहत होती है। जब किसी बच्चे को देखती हूँ, मेरी अपनी औलाद मेरे सामने होती है। आई डोंट नो लोग किस तरह कर लेते हैं, और ये हकीकत है कि ये चीज हो रही है। एंड सबसे बुरी बात पाकिस्तान में ये है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां मिल जाती हैं। अगर कोई मेडिकल स्टोर जाली अद्वियात की फरोख्त का मुर्तकिब पाया जाता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करना ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी में शामिल है। लेकिन जिस तरह खुलेआम जाली अद्वियात यहाँ दस्तयाब होती हैं, उसको देखकर ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी का बासानी अंदाजा लगाया जा सकता है। हर लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़े से लूज एस्पेक्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं वीकनेसेस होती हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स ऐसे हैं। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें वीक होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वीकनेस है जरूर। किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी मेडिकल स्टोर पे अगर कोई जाली अद्विया या एक्सपायर मेडिकेशन अगर मिलती है
या अवेलेबल होती है तो नो डाउट के मुशर्रफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजीर आज़म तब्दीली लाने के लिए गरीब तबके को आगे आना होगा। मौलाना फजलुर रहमान। मीरपुर खास 11 माह की बच्ची में पोलियो की तस्दीक हो गई। और अबू धाबी टेस्ट में पाकिस्तान को दूसरी इनिंग्स में मुश्किलात। क्योंकि वहाँ बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की दवाई, ये पाकिस्तान में हमने देखा है कि ये चीज़ इतनी आसान है कि आपने जाके दवाई ले ली और अगेन ड्रग इंस्पेक्टर का काम है तो उसको करना है। अब वही बात है कि ये तो पर्सनली हर बंदे अपनी जिम्मेदारी समझे। आई थिंक इसमें तो इदारे ही अपना काम करेंगे तो कोई हल निकलेगा। अक्सर देखने में ये भी आया है कि डॉक्टर्स मुआयने के बाद मरीजों को जो अद्वियात लिख कर देते हैं उसके बाद उनको वो ये ताकीद करते हैं कि वो अद्वियात उसी हॉस्पिटल की फार्मेसी से ली जाएं और उनको चेक करवाई जाएं। उसका मकसद डॉक्टर्स का कमीशन फार्मासिस्ट के साथ होता है। सिर्फ और सिर्फ सब डॉक्टर से, अपनी बरादरी से मैं ये अपील करूंगा, अपने कोलीग से ये अपील करूंगा कि हमारा पेशा जो है ना बहुत बहुत ही पाकीज़ा पेशा है। खुदारा इसको पाकीज़ा ही रहने दें ताकि इस तरह के सवाल, जैसे आपने ये सवाल किया, इस सवाल को सुन के नो डाउट कि मुझे शर्मिंदगी हुई, तो मैं अपनी यही अपील कर सकता हूं कि ऐसा काम ना किया जाए जिससे शर्मिंदगी हो या कुछ हो। डॉक्टर्स ये चीज कर रहे हैं। अगेन वही बात है कि आई डोंट नो लोग किस तरह अपने ज़मीर के हाथों इस तरह की, मैंने ये भी सुना हुआ है कि बहुत छोटे छोटे इलाकों में क्लिनिक्स खोल दिए जाते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वहां मरीजों को क्या दिया जा रहा है। मतलब उनको जबरदस्ती इंसिस्ट किया जाता है। जहां तक आपने ये बात कही कि पेशेंट्स को इंसिस्ट की जाती है कि आप ये दवा लेकर आए, मुझे दिखाएं। मैं भी उन डॉक्टरों में से हूं जो पेशेंट्स को कहते हैं आप दवा लाएं, मुझे दिखाएं। लेकिन मैंने ये चीज तब करनी शुरू की जब मुझे ये पता चला कि फेक दवाइयां बीच में होती हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि क्योंकि हम जब हम अपनी ओपीडी कर रहे होते हैं या क्लिनिक्स कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर इतना बर्डन होता है कि हम ये नहीं याद कर सकते कि हर दवाई की डब्बी का रंग क्या है, दवाई की कीमत क्या है। तो लेकिन जहां तक हो सकता है कि मैंने अगर अपने पेशेंट को एक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया तो मेरी कोशिश सिर्फ मैंने ये चेक एंड बैलेंस करने के लिए किया था ताकि मुझे ये पता चल सके कि पेशेंट को वही दवा दी गई है जो मैंने लिखी है। और ये ज्यादातर मैं अपना, जैसे आपने कहा, ये ज्यादातर मैं अपने उन मरीजों के साथ करती हूँ जो मुझे देखने से पता चल जाती है कि जो इलिटरेट है। बल्कि क्योंकि जो पढ़ा लिखा मरीज होगा वो बहस कर लेगा कि देखें मैंने ये पिछली दफा इस रंग की डब्बी ली थी, अब मुझे ये डब्बी इस तरह की क्यों दी गई है। या अगर पहले मैंने एक मेडिसिन 80 रुपए की खरीदी थी और अब वो मेडिसिन मुझे 60 रुपए की मिल रही है, तो ये वो डिफरेंस, ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है, ये सीधा सीधा वो डिफरेंस है जो पढ़ा लिखा बंदा पकड़ सकता है। ये नहीं कहूंगी कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी फार्मेसीज बनाई हुई होती हैं, उनके अंदर ये चीजें हो रही होती है। लेकिन कुछ लोग नहीं भी कर रहे और जो लोग कर रहे हैं उनको करना नहीं चाहिए। उसका रीजन यही है कि अगर वो दवा, अगर तो देखें एक मैं हमेशा ये चीज देखती हूँ कि जब मेरे पास एक फार्मास्यूटिकल का बंदा आता है वो किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि देखिए जो लोग प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहे हैं वो लोग अभी भी स्टिल बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम किसी एक की वजह से सबको गलत नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन आपका जो सवाल है कि ऐसा डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स कमीशन खा रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगेन वही बात है कि ये कमीशन आपको कितना मिल जाएगा। पर्सनली अगर आप देखें छोटे से लेके बड़े लेवल तक, अगर आप चंद हजारों के लिए किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकते। बहुत सारे लोग हैं, वही बात है हमारे मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत में कहूंगी इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे पेशेंट्स भी ये चीज कहते हैं। डॉक्टर का काम ये होता है कि एक पेशेंट अगर आया, अगर आपने उसको थोड़ी महंगी दवा भी लिख के दी, अगर आप उसको अच्छी काउंसलिंग कर देंगे कि देखो ये तुम्हें मसला जो है उसके लिए ये दवा दी जा रही है, आप अगर ये दवा खाएंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर आप, वही बात है कि आप सस्ती दवाइयों की तरफ चले जाएंगे, आप ठीक तो फिर भी हो जाएंगे। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि इवन हमें, अगर हम किसी अनरिकग्नाइज कंपनी की कोई दवा लिखते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि उसके अंदर दवाई है भी कि नहीं, या वो सिर्फ फेक पाउडर ही है जो हम उसको दे रहे हैं। तो ऐसा होना, वही बात है कि अगेन
आपके एनालिसिस है और मेरे भी सुनने में आया ऐसा होता है, लेकिन अगेन वही बात है कि स्ट्रेट अवे आप मना भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई आ रहा है। देखिए, जबरदस्ती कोई डॉक्टर से ऐसा काम नहीं करा सकता। इन तमाम लोगों की जो हिस्ट्री जब देखी गई है तो उनको वो अद्वियात दी गई हैं जो कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुस्तकिल तौर पर देता है। ये 5 ड्रग्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है और इनके ऊपर काम जारी है कि इनमें से कौन सी मेडिसिन की वजह से ये एडवर्स रिएक्शन हुआ है। इन मेडिसिन का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने दोबारा से मुआयना कराया और इनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसे मुराद ये है कि जो दवाई के अंदर जो बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो अज्जा हैं वो बाकायदा ठीक पाए गए और इनमें उनकी मिकदार भी ठीक पाई गई। उनके बाद माहिरीन ने मुख्तलिफ कमेटियों में इस चीज़ को गौर व खौस किया। जैसे कि आप जानते हैं कि जब ये खबर सामने आई तो फौरी तौर पर इन अद्वियात का यहाँ से इजरा बंद कर दिया गया, लेकिन जिन मरीजों के पास ये पहले से पहुँच चुकी थी उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक एक्टिव तरीके से उन तक पहुँचा गया, टेलीफोन किए गए और उन तक रसाई की गई ताकि उनसे ये दवाइयाँ वापस ली जा सकें और उनको इसका मुतबादल दिया जा सके ताकि किसी किस्म का मजीद नुकसान ना हो। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये भी फैसला किया गया कि जिन मरीजों के पास ये अद्वियात हैं उनका ब्लड टेस्ट किए जाएं ताकि अगर किसी और में ये असरात हो तो उनको जो इब्तदाई स्टेज में ही उनकी निशानदही हो जाए, उनका जो भी मुनासिब इलाज किया जा सकता है वो किया जाए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ टीमें अपना काम कर रही हैं और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की हेल्पलाइन से 8,500 के करीब पेशेंट्स तक ये बात पहुंचाई गई है। जो हेल्थ लाइन है पंजाब गवर्नमेंट की, उसके ज़रिए भी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और उनकी ब्रीफिंग हुई है, वो भी इन रजिस्टर्ड पेशेंट्स तक ये बात पहुंचा रहे हैं। जहां पेशेंट्स के पास टेलीफोन की सहूलत ना हो, क्योंकि ये सब रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, उनके एड्रेसेस हमारे पास हैं, तो हमारी स्पेशल टीमें जा रही हैं जिसमें ज़िली इंतज़ामिया भी हेल्प कर रही है और उन टीमों के ज़रिए उनके घरों तक पहुंच के हम उनसे ये दवाइयाँ वापस भी ले रहे हैं और उनको एहतियाती तदाबीर से भी आगाह कर रहे हैं कि वो आकर अपना टेस्ट और इब्तदाई मुआयना करवा लें। इंसान पैसा कमाने की हविस में इतना मगन हो जाता है कि उसे फिर सही और गलत कुछ नजर नहीं आता। उसे सिर्फ पैसा कमाने से गर्ज होता है, चाहे बेशुमार इंसानी जानों से ही क्यों ना खेलना पड़े, वो नहीं कतराता या खेल जाता है क्योंकि उसका ज़मीर मर चुका होता है। कराची में मौजूद कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां 2 नंबर अद्वियात यानी जाली अद्वियात का घिनौना खेल खेला जाता है और दिन भर इन इलाकों में जाली अद्वियात के धंधे का बाजार गर्म रहता है, जो कि एक बहुत ही खौफनाक और घिनौना जुर्म है। जाली अद्वियात से मुतासिर पता नहीं कितने ही इंसान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। बेपनाह मुश्किलात और कमर तोड़ महंगाई होने के बावजूद इंसान महंगी से महंगी अद्वियात खरीदता है, मगर उसे क्या पता दवाई के बदले वो जहर खरीद रहा। कानून नाफिज करने और इंसाफ फराहम करने वालों की मजबूरी कह लें या बेबसी के 1976 के ड्रग एक्ट के तहत जाली अद्वियात तैयार और फरोख्त करने की जुर्म की ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल कैद है, मगर आज तक किसी भी मुल्जिम को सजा का हकदार करार नहीं दिया जा सका। तमाम के तमाम ऐसे मेंबरान कुछ रकम जुर्माने की अदायगी के बाद दोबारा अपने जाली अद्वियात के कारोबार में मसरूफ रहने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अद्वियात में मिलावट की सजा कम से कम सजाए मौत तो होनी चाहिए ताकि फिर से कोई इस तरह का घिनौना जुर्म करता नजर ना आए।
पाकिस्तान में सिर्फ 4% दवासाज इदारे ऐसे हैं जो अद्वियात के लिए खालिस खाम मवाद इस्तेमाल करते हैं और ये असल और खालिस खाम तैयार भी करते हैं, जबकि 96% दवासाज इदारे ये खाम मवाद दरामद करते हैं या दरामद शुदा मवाद इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि कई इलाकों में जाली अद्वियात का घिनौना खेल जारी और सारी है। हुकूमत ने ऐसी अद्वियात पर पाबंदी तो आयद कर दी, मगर इन जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ कोई खास इकदाम नहीं उठाया। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम उठाए। आखिर कब तक यूं ही इंसानी जानों का घिनौना खेल जारी रहेगा। रिपोर्ट सलामत रहे पाकिस्तान के लिए कैमरामैन दानिश चौधरी के साथ हाफिज तैयब। मुल्की और गैर मुल्की दवाएं बनाने वाली कंपनियां अपने मेडिकल रैप्स के जरिए दवाएं बेचने के एवज डॉक्टर साहिबान को मुख्तलिफ मराद, गैर मुल्की दौरे और तहाइफ पेश करते हैं ताकि डॉक्टर हजरात उनकी कंपनीज की दवाएं मरीजों को लिख कर दें। मार्केटिंग है हर एक चीज, हर बंदा कोई भी अपनी चीज लॉन्च कर रहा है, उसकी प्रमोशन का हर एक को है। ये जो मेडिकल रैप्स हमारे पास पहुंचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दवाइयां बेचने के लिए नहीं आते। ये एडवांस रिसर्चेस और इस तरह की बहुत सारी एडवांस नॉलेजेस भी प्रमोट करते हैं। इनको ये सिंपली ये कह देना कि ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए आते हैं या सिर्फ अपनी दवाइयां प्रमोट करने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। बात मेरे आपके सवाल का जवाब फिर वहीं आ जाता है। मैं अपनी बात पे अभी भी वही बात कहूंगा कि जो प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटी है, जस्टिफिकेशन सिर्फ उसको करनी है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाएं तो रिश्वत देना और लेना दोनों हराम। लेकिन अगर हम मेडिकल रैप्स का या मेडिकल कंपनीज का जहां बात करें, ये देखिए होता ये है कि बेसिकली इसमें आई डोंट नो ये सिस्टम कब से चला आ रहा है, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है कि जब हम किसी की दवाइयां लिखते हैं तो फॉर द एप्रिसिएशन वो लोग हमें तहाइफ देते हैं, और ये तहाइफ वो हमें कैश की सूरत में चूंकि नहीं दे सकते हैं। जो अच्छी कंपनियां हैं, जिन मैं रिकग्नाइज कंपनियां पाकिस्तान की उनकी बात कर रही हूँ, तो चूंकि उनको भी ये बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि दे आर नॉट बाउंड टू गिव अस मनी, तो वो क्या करते हैं, कभी पेन्स की शक्ल में, कभी स्टेथोस्कोप की शक्ल में। अच्छा, इस पर यह है कि उन्होंने हर डॉक्टर के क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अगर एक बहुत बड़े लेवल का प्रोफेसर है या एक बहुत बड़े लेवल का, तो वो उनको उसके हिसाब से देंगे, मराद देंगे। जो उससे छोटा डॉक्टर है उसको उसके हिसाब से, जो उसको उससे छोटा। लेकिन वही बात है कि जो ये आप कह रहे हैं गैर मुल्की दौरे, बेसिकली ये हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो कि पढ़ाई से रिलेटेड होती है। आप यहाँ एक छोटी सी बात है कि हमें बहुत सारे कंपनीज वाले जो होते हैं कराची में भी, जो जीपीस लेवल की अगर मैं बात करूं, तो वो हमें डिफरेंट जगहों पे खाने खिलाने के लिए बुलाते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता कि आपने उनकी दवा लिखनी, उनका मकसद एक जर्नल, मतलब एक नॉलेज शेयर करना होता है। अगेन वहां पे वो पढ़ाई के सेशन रखे जाते हैं, सिर्फ खाना मकसद नहीं होता। वो हमें अपनी दवाई से रिलेटेड बताते हैं। देखिए, जो लोग फेयर काम कर रहे हैं, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं। वो जस्ट उनका मकसद ये होता है कि चूंकि हम डॉक्टर साहिबान सुबह से लेकर शाम तक अपने पेशेंट्स के साथ मसरूफ होते हैं, तो वो हमें एक चेयर अप करने के लिए, एक बूस्टर करने के लिए कि हमें थोड़ा सा खिला पिला भी दिया और साथ में अपनी दवाई का या अपनी चीज का। आप देखें बहुत सारी कंपनियां ऐसी अच्छी, हमें जो फायदा होता है डॉक्टर्स को, देखें जिस वक्त हम अपनी ओपीडीज कर रहे होते हैं, अगर एक बंदा आया कि मैडम अब ये अमेरिका में या लंदन में या कनाडा में ये रिसर्च हुई है, या पाकिस्तान में ये दवाई बैन हो गई है, या ये दवा चल रही है, हमारे पास उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि हम इंटरनेटों पे बैठ के सर्च करें या हम उसकी इंडिविजुअल एक एक बंदे की बात सुने, क्योंकि उस वक्त हमारे लिए मरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हमने ऐसा भी देखा है कि अगर मेडिकल रैप बाहर बैठे हुए हैं तो उन बेचारों को 1.5 घंटा 2-2 घंटा सिर्फ इस बात के लिए इंतजार करना पड़ता है कि मरीज चूंकि सफरिंग कर रहे होते हैं, वो बीमार होते हैं, तो उनको पहले अंदर आना होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता यह है कि किसी भी घर में महंगाई इतनी हो गई है कि सेहत का बजट नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स इवन उनका मेडिकल नहीं होता। अगर उनको खुद भी कुछ करना होगा तो या तो वो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स यूज करेंगे या वो अपने पैसे करेंगे। और हमारे यहाँ क्योंकि अब इतना कम क्राइसिस, इस वक्त हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है कि किसी भी घर में हेल्थ का बजट नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जिनके घरों में हेल्थ का बजट वो कोई रख पाते हो। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के फार्मेसी से मिलने वाली मुफ्त दवाओं के रिएक्शन में जाँ बहक होने वाले अफराद तो अपनी जान गंवा बैठे, जिसके बाद हुकूमत कुछ मुतहरिक हुई और मुतालिका हुक्काम को हलाकतों के बाद ही क्यों होश आया। आखिरकार कौन जिम्मेदार है इस सानिया का? यहाँ पे जो मेडिसिन लोग ले रहे हैं, यहाँ पे
46,000 लोग मरीज दवाई ले रहे हैं। और उस जो बैच की आप बात कर रहे हैं कि जिस एक महीने में जो एक महीना उन्होंने बताया आपको, उस दौरान जो मेडिसिन है उसको सील किया गया है और जो डेथ्स हुई हैं उन लोगों से हम मेडिसिन रिट्रीव कर रहे हैं। 12 केसेस में, एक सेकंड मुझे बात कर लेने, 12 केसेस में वो मेडिसिन रिट्रीव की गई है, उसका टेस्ट करवाया जा रहा है। और जैसे बताया आपको कि सिंगापुर, ब्रसल्स और फ्रांस, ये 3 मुल्कों में सैंपल भेजे जा रहे हैं ताकि हतमी रिपोर्ट वहां से आ जाए। सानेहात में से एक सानेहा था, इंसानियत सोच सानेहा। मैं इसकी कभी भी वो, यानी कि हम डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ इस तरह के इश्यूज जो हैं वो सामने आते रहते हैं, लेकिन मैं इसका मुजरिम जो है या इसका यानी कि इसकी वीकनेस जो है वो डॉक्टर्स को उस वक्त तक जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो एक प्रेस्क्राइबिंग अथॉरिटी है, वो ड्रग अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं है, ड्रग चेकिंग अथॉरिटी नहीं है। वो हमारे पास फार्मूला जो अप्रूव्ड आता है हम उसी को फॉरवर्ड करते हैं। अब उस दवा में क्या है उसका डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। ड्रग अप्रूव होती है, उसको पहले टेस्ट किया जाता है, उसके अप्रूवल के बाद वो ड्रग मार्केट में लॉन्च की जाती है। बगैर टेस्टिंग के, बगैर ऑथेंटिफिकेशन के कोई भी ड्रग मार्केट में लॉन्च नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। सिंपल, अगर कोई किसी को पैनाडोल दे दी जाए और उस पैनाडोल में कुछ और हो तो उसमें डॉक्टर जो है वो जिम्मेदार नहीं है इस चीज का। उसमें वही अथॉरिटीज जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने टेस्ट अप्रूव किया और जिन्होंने वो प्रूव करके दवाई आगे भेजी। मेरे ख्याल से वो लोग जिम्मेदार हैं इसके। ऑल ओवर द पाकिस्तान होते रहते हैं, क्योंकि जब तक हम ये जाली अद्वियात बनने का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, जब तक ये चीजें बनना बंद नहीं होंगी, ये सप्लाई और ये सब तो होती रहेंगी। क्योंकि देखिए, हो सकता है डायरेक्टर ये ना कहता हो कि आप जाली अद्वियात मेरे अस्पताल में दे दें, अपना नाम कोई खराब नहीं करना चाहता, लेकिन अब उसके नीचे जितने लोग हैं वो कितने जमीर फरोश हैं या कितने बाज़मीर हैं, ये सब मतलब ये पूरी चेन है ना। आप ये तो नहीं कह सकते। ऑब्वियसली अगर मैं एक अदारे की डायरेक्टर हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे अंडर जो अदारा चल रहा है उसका नाम खराब हो। उसका नाम खराब होने का मतलब मेरा अपना नाम खराब होना है ना। तो लेकिन कौन से अनासर हैं जो ये सब कर रहे होते हैं? आई थिंक सभी को वही बात है कि अपने उस पर सोचना चाहिए। अगर ये बहुत छोटे लेवल से चूंकि शुरू होती है ये चीज, जहां से भी शुरू हो रही है, इसको पकड़ना जरूर चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में है फेडरल गवर्नमेंट के, उसको चेक करना, बनाने की इजाजत देना, प्राइस फिक्स करना, ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और जो फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन है उसको चेक करने की जिम्मेदारी भी फेडरल गवर्नमेंट की है। जाली अद्वियात की हौलनाकी का शिकार ज्यादातर तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिनमें बदकिस्मती से पाकिस्तान भी शामिल है। अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम और असला साजी के बाद दवा साजी तीसरी बड़ी सनत है। आज से लगभग 30 साल पहले डॉक्टर्स के लिए जरासीम और वायरस से फैलने वाली बीमारियां सरदर्द थीं, लेकिन अब ये गैर मयारी और जाली दस्तयाब होने वाली दवाइयां जीते जाते इंसानों की जानें ले रही हैं। कोई शक नहीं है कि जब तक हुकूमत जो है वो जाली डॉक्टरों पे और जाली प्रेस्क्राइबर्स पे जब तक चीजें कंट्रोल नहीं करेगी, जब तक उनको इस बात का पाबंद नहीं किया जाएगा कि कोई भी जाली अद्वियात लिखी ना जा सके, तो उस वक्त तक ये मेरे ख्याल मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल सबसे ज्यादा ये है कि ऑथेंटिक पर्सन प्रैक्टिस शुरू करे और ऑथेंटिक प्रैक्टिस शुरू की जाए। जाली मेडिसिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये एक क्राइम है। अगर कोई भी फर्द, चाहे वो कितना भी बड़े रैंक से, डॉक्टर से लेके मैं कहती हूँ वो बंदा, वो छांटी लाइन में बंदे बैठे हुए जो ये चीजें कर रहे हैं, अगर किसी का भी ये चीज पकड़ी जाती है तो उसको उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए ताकि और लोग इससे वो करें। जहां तक सवाल है कंपनीज का, हम खुद कभी कभी हैरान रह जाते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हमारे पास, इतने अनप्रोफेशनल लोग अपनी मेडिसिन को या अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मेरा सवाल अक्सर सिर्फ उनसे ये होता है कि इन लोगों को इजाजत कौन देता है कि ये आके अपनी दवाइयां किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास ले आए या उसको कहें कि आप हमारी दवा को आपने तो ये देखा है कि हम तो यहाँ तक देखते हैं कि एक दफा वो विजिट करेंगे और दूसरी दफा वो सीधा स्ट्रेट अवे आके आपसे ये बात करेंगे कि आपको कितना कमीशन लेना है, आप हमें ये बताइए।
तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे इंसानी जानों के साथ अगेन जैसे आपने कहा ये इस वक्त तीसरा बड़ी हमारे लिए इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव वो है। इवन हमारे यहाँ ये कहता है कि आई थिंक डॉक्टर इतना नहीं कमाता जितना एक फार्मासिस्ट कमाता है, डॉक्टर इतना नहीं कमाता जितना फार्मेसी में जो डॉक्टर्स चले जाते हैं उनको एकदम लग्जरियस लाइफ मिल जाती है। जी आपके पास गाड़ी भी है तो आपके पास लैपटॉप भी। शायद एक डॉक्टर जो जीपी लेवल से शुरू है या जिसने अपना क्लिनिक रन कर रहा है वो दिन रात इतनी मेहनत करके भी उतना नहीं कर पाता जितना एक किसी भी फार्मा कंपनी को ज्वाइन करके, क्योंकि वही बात है कि ये इतना पूरा एक सिस्टम है। लेकिन अगेन प्रोफेशनल लोगों को लें, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो हमेशा आई थिंक बाज़मीर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग प्रॉपर पढ़कर आए होते हैं उन्हें इस चीज का भी आइडिया होता है कि अगर एक गलत दवा जिस्म में जाती है तो उसका नुकसान जो है, हम किसी मशीन के साथ नहीं खेल रहे कि ये मशीन फिर बन जाएगी, वो इंसानी जान है। आप यूं सोच लीजिए पेन किलर अगर गलत आपने बनाया है, जाली बनाया है, या वो पेन किलर अगर आप मरीज को लगा रहे हैं तो वो अपना पेन भूल जाएगा। आई थिंक वो उसमें चला जाएगा कि जो उस जाली टीके की वजह से उसको नुकसान हुआ। गाँव के रिएक्शन से पंजाब में हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिस पर हुकूमत पंजाब ने 17 रुकनी कमेटी तश्कील देकर फौरी रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया है। लेकिन अमूमन देखने में आया है कि ये कमेटियां असल हकाइक को छुपाने के लिए तैयार की जाती हैं। आज तक कोई रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। इस एविडेंस के बेस में नहीं पहुंचा जाएगा उस वक्त तक ये आइंदा के लिए कैसे पता चलेगा कि वीकनेस कहाँ थी, कहाँ से ये लीकेज हुई और कहाँ से ये ड्रग जो है वो आई। जब तक ये इंक्वायरी कमेटी अपनी इंक्वायरी पेश नहीं करेगी उस वक्त तक शायद बात की असल हकीकत तक पहुंचा ना जा सके। मेरे ख्याल से इस वक्त उसका यही एक हल है कि उसके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी की जाए और जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जाली अद्वियात के मुतालिक ये जानना जरूरी है कि ये कहाँ से आई, हुकूमत ने खरीदी, ड्रग कंपनी ने मुहैया की या फिर किसी एनजीओ ने दी। ड्रग किसी भी इंसान जात को दी जा रही है, जो भी ड्रग जहाँ पे डिस्पेंस हो रही है, जब तक वो अप्रूव्ड नहीं है, जब तक वो टेस्टेड नहीं है, प्रॉपर टेस्ट सिस्टम से अप्रूव होके नहीं आई, उस वक्त तक वो नाकाबिले इस्तेमाल है। उसको इस्तेमाल करना या प्रूव करना या आगे कहीं पे भी प्रमोट करना कानूनन जुर्म है। कि ये तीनों पॉइंट्स जो आपने इस वक्त उठाए हैं, जो तीनों सवाल आपने मुझसे पूछे हैं कि वो प्रॉपर उस अदारे ने दी है, एनजीओ ने दी है, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दी है, तीनों का सवाल यही है कि अगर वो ऐसी अद्वियात देखें जो लोग स्पेशल यूनिट्स में काम कर रहे हैं, आई थिंक चाहे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वो हमारे किसी भी सूबे से हो, किसी भी शहर से हो, उसको चेकिंग तो उसकी होनी चाहिए। और उसकी चेकिंग ऐसा नहीं कि जब मरीज मर जाएं या जब मरीज सीरियस हो जाएं तो हम उसकी चेकिंग तब शुरू करें। वक्तन ऐसी टीम्स तश्कील देनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे कि जो जाके ये विजिट्स कर रही हों कि जो अद्वियात हम किसी भी अदारे में, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी अदारे में दे रहे हैं, वहां पे आप जरूर जाके देखें कि वो अद्वियात जो पहुंचाई जा रही वो क्या है। जहां तक एनजीओज का ताल्लुक है, आई थिंक एनजीओज की भी किसी की भी कोशिश नहीं होती हम गलत दवा दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी देखें, जैसे एक छोटी सी बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारी वैक्सीन्स हम जो करते हैं बच्चों को लगाई जाती हैं, उनको जब हम कहते हैं कि उनसे रिएक्शन हो गए, बहुत दफा आपके पास क्लिनिक्स में हम लोग कर रहे होते हैं, वैक्सीनेशंस कर रहे होते हैं, होता ये कि हर वैक्सीन के चेन हमने मेंटेन करनी होती, कोल्ड चेन हुई, यानी कुछ अद्वियात ठंडी रखनी होती, कुछ अद्वियात रूम टेम्परेचर पे, तो वो जिस तरह जो उसकी चेन्स बनी हुई हैं वो जरूर आप कंटिन्यू करें। जहां तक आपका ये गवर्नमेंट लेवल का सवाल है कि ऐसा चेकिंग का, तो आई थिंक वही बात है कि ये मुतल्लिका इदारों पे ही जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनेगी। देखिए जो गवर्नमेंट सेटअप्स पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली दवा चेक करना उनका काम नहीं है। ये अगेन उन्हीं फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने वो दवाई प्रोवाइड कराई है, जिस सोर्स से वो दवा आई है वो सोर्स चेक करवाई। हुक्मरानों का तकिया कलाम बन चुका है कि वो मुल्क से लाकानूनियत और करप्शन का खात्मा करेंगे, लेकिन इन्हीं की नाक के नीचे ये सारी बदउनवानियां हो रही होती हैं, जो शायद इस बात से बेखबर होते हैं या फिर जानबूझकर इस बुराई को रिलीफ देने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। अगर तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लें तो कोई वजह नहीं कि हमारे मुल्क से बुराइयों का खात्मा ना हो। खैर, इसी दुआ के साथ कि सलामत रहे पाकिस्तान। सबा शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।